थी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का किया भव्य शुभारंभ। साथ ही बात होगी धामी सरकार राज्य में पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। और साथ ही हम बात करेंगे साइबर ठग कॉकरोच जनता पार्टी पेज के नाम पर कैसे युवाओं को बना रहे हैं ठगी का शिकार। और चलते चलते हम बात करेंगे जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में आस्था, पर्यावरण और विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का भव्य शुभारंभ किया है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है बल्कि मां गंगा के संरक्षण, स्वच्छता और अविरलता को बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए आधुनिक तकनीकी और आपको बता दें जन भागीदारी को जोड़कर नदी तटों का विकास किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज प्रोजेक्ट गंगा का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार का कहना है कि ये पहल सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि गंगा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और उससे जुड़े करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट गंगा के जरिए आधुनिक तकनीक, जन भागीदारी और प्रभावी प्रबंधन को जोड़कर गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इसे प्रदेश के विकास और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। लखनऊ में आयोजित भव्य कार्यक्रम के साथ प्रोजेक्ट गंगा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में शुरू हुई इस पहल को सरकार गंगा संरक्षण अभियान का नया अध्याय बता रही है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से गंगा की स्वच्छता, जल गुणवत्ता और नदी तटों के विकास को नई गति मिलेगी। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा और नाम भी यानी प्रोजेक्ट गंगा, यद्यपि गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का नाम है, लेकिन मां गंगा का नाम भारतीय परंपरा में हिमालय से लेकर के यानी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भारत की एक ऐसी जीवनदायिनी नदी के रूप में है जिसने उत्तर भारत को यानी दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर भारत को दी है और जिस भूमि से दुनिया के पेट को भरने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता है। प्रोजेक्ट गंगा की खास बातें उत्तर प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना। डिजिटल क्रांति के जरिए प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य, युवाओं को डिजिटल उद्यमी के तौर पर तैयार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन धारा के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से आधुनिक संसाधनों और जन सहभागिता को जोड़कर नदी संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
हम इस पूरी स्कीम को जो भी सिलेक्शन होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने जा रही है सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की, और उनके पास उस प्रकार के इक्विपमेंट आ सकें जिन इक्विपमेंट के माध्यम से फिर वह डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से अपनी इन सेवाओं को दे सकें। और इसके लिए उनकी रुचि और उनके चयन की प्रक्रिया को जोड़ना और वहां की संभावनाओं को तलाशना। पहले चरण में हम 21 जनपदों को ले रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 75 जनपदों में भी केवल हमारे पास 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं, जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर्स की इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार के अनुसार प्रोजेक्ट गंगा के तहत विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा और गंगा से जुड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने और गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुरक्षित करने की अपील की। आपको बता दें, लखनऊ से शुरू हुए प्रोजेक्ट गंगा सरकार की उन योजनाओं में शामिल है जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल गंगा संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा देगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड में युवाओं के सपने को मिल रही नई उड़ान। राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सरकार का दावा है कि राज्य में पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य संवर रहा है बल्कि सरकारी विभागों की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नव चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया गया। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवाजीवन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नव चयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं इस अवसर पर आप सभी नव चयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नियुक्तियां केवल युवाओं को रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी विभागों की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। उन्होंने नव चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार उनकी प्रतिभा को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। सच में ये आपके लिए बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था
और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की खास बातें। चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया पर जोर। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम। सरकारी विभागों की कार्यक्षमता होगी और मजबूत। नवचयनित कर्मियों ने से जनसेवा को प्राथमिकता देने की अपील। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश, उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार के अनुसार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह केवल रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नवचयनित अभ्यर्थी अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगली रिपोर्ट की। सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए और साइबर ठग उस ट्रेंड को कब अपनी ठगी का हथियार बना ले, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एआई मीम्स और रील का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत कई शहरों के जेन जी युवा इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। लेकिन सावधान, मनोरंजन के इस डिजिटल ट्रेंड के पीछे साइबर अपराधियों का एक खतरनाक जाल भी बिछ चुका है। फर्जी प्रोफाइल, फ्री टी शर्ट और परमानेंट मेंबरशिप के लालच में लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखें। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, दुर्ग समेत कई शहरों में जेन जी युवा इसके एआई मीम्स और वायरल रील्स को खूब शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल ट्रेंड की आड़ में साइबर ठग भी सक्रिय हो चुके हैं। फर्जी प्रोफाइल, लालच भरे ऑफर और खतरनाक लिंक के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। साइबर अपराध आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरीके से लोगों को साइबर अपराध फ्रॉडस्टर्स के द्वारा अपराध किया जा रहा है। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स पूछेंगे तो डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत ही बड़ा मामला हो गया है। साथ ही साथ एपीके फाइल्स जो ऐप्स होते हैं उसका फेक ऐप्स बना के जो लोगों को गलत रास्ता दिखा के, जैसे अगर मान लीजिए बिजली का बिल पटाना है तो या तो आरटीए का चालान पटाना है, उस नाम पे कोई कॉल करेगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपका चालान या बिजली का बिल पटा सकते हैं। तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है और आपका जो भी पैसा वैसा है वो सब वो खाली कर देते हैं। तो वो भी एक है। लोन्स के नाम पे बहुत सारे ऐप्स और मतलब फ्रॉडस्टर्स उसके नाम पे भी कॉल करके लोगों को अपना शिकार बना देते हैं। और साथ ही साथ सेक्सटॉर्शन का भी एक बहुत ही बड़ा मामला आ गया है। जैसे वीडियो कॉल करके अचानक आप अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा और आप उठा लेंगे और सामने वाली लड़की नेकेड रहेगी और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा और आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे कि आपने मतलब मेरे साथ गलत किया ऐसे करके। तो बहुत ही अलग अलग टाइप का ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी।
एआई से बने मजेदार वीडियो, सिस्टम पर तंज कसते मीम्स और वायरल रील्स ने युवाओं के बीच इसे एक डिजिटल ट्रेंड बना दिया। शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन और व्यंग का माध्यम था, लेकिन अब इसी लोकप्रियता का फायदा साइबर अपराधी उठाने लगे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सीजेपी के नाम से कई फर्जी पेज और ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले लोगों को मजेदार कंटेंट दिखाकर जोड़ा जाता है, फिर उन्हें ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ जो अनपढ़ लोग हैं सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो जाता है और कभी कभी खुद पुलिस वाले भी इसका शिकार बन जाते हैं। तो वो एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो अवेयरनेस इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो हम लोग लगातार पुलिस के द्वारा स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ इवेंट्स करवा के और पब्लिक में भी हमारा एक कैंपेन चलता है संवाद से समाधान। तो उसमें भी रेगुलरली हम लोग साइबर का टीम को भेज के वहाँ पे जो मोहल्ले में उनको लोग इकट्ठा जो होते हैं उनको साइबर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे सिंपल एक चीज़ है कि ओटीपी शेयर ना करें, या अपना जो ऐप्स जो बोल रहा था एपीके फाइल्स, उसको जो बाहर से भेज रहे हैं उनको डाउनलोड ना करें, अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट ना करें। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आप करोगे तो आप मोस्टली बच सकते हो। तो कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन अगर, और एक चीज़ हो रहा है आजकल कि आपको बोलेंगे कुछ डिलीवरी बॉय आ गया है तो आपका नंबर, मतलब ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपका नंबर नहीं लग रहा है, वो आपको ट्राई कर रहा है बोलते। तो वो कॉल फॉरवर्डिंग अब *#02 कुछ ऐसा 21 हैश कुछ नंबर है, तो उसमें अगर आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा और आपका जो भी मैसेजेस कॉल्स है वो उस नंबर पे चला जाएगा एंड आपका पूरा बैंक खाता खाली हो जाएगा। सीजेपी जबरदस्त क्रेज और ठगी का जाल। फर्जी लड़की की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट और सीजेपी मीम शेयर। परमानेंट मेंबरशिप, फ्री टी शर्ट का ऑफर। फिशिंग लिंक या फिर एपीके फाइल डाउनलोड करने का दबाव। अकाउंट हैक, बैंक डिटेल्स चोरी और रकम की ठगी। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसे लिंक पर क्लिक करता है या एपीके फाइल डाउनलोड करता है, उसके मोबाइल का डेटा और बैंकिंग जानकारी खतरे में पड़ सकती है। ठग सोशल इंजीनियरिंग और एआई टूल्स का इस्तेमाल कर लोगों को भरोसे में लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फर्जी लोन ऐप, सेक्सटॉर्शन, फ्रेंचाइजी फ्रॉड और एपीके आधारित ठगी जैसे मामलों में लगातार नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जामताड़ा, नालंदा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई इलाकों से संचालित साइबर गैंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स का फायदा उठाकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी वायरल ट्रेड, मीम या ऑफर के पीछे छिपे खतरे को समझना बेहद जरूरी है। ये बड़ा चुनौती है मैं मानता हूँ, क्योंकि साइबर अटैक ऐसा है कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो कोई गेस भी नहीं कर सकता। जब मामला होने के बाद ही हम लोग को पता चलता है। मान लीजिए बाकी ऑफेंसेस में क्या है कि लोकल में वो आके कोई मर्डर कर दिया या कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंस हो गया, तो उसमें हम लोग को यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एनालिसिस से कुछ मिल जाता है। तो साइबर में क्या है कि वो एक बार बात कर लिया, हो गया, सिम अगर फेंक दिया, निकाल दिया, तो वो पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब नामुमकिन नहीं है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर उसको ट्रैक करो, कैसे कुछ नया नंबर कैसे यूज़ कर रहा है और उसका आगे का अपडेट्स क्या है, पैसे किस खाते में गया है, उसको कैसे ट्रैक करना है। सबसे पहले ओटीपी शेयर ना करें और एपीके फाइल्स डाउनलोड ना करें और अननोन वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट ना करें और कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शंस कुछ है तो वो ना करें। तो ये 4 चीज़ों से बेसिक मतलब 90% ऑफ द खतरे कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा अवेयर रहे। मतलब सभी को पता है कि साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे गलती की वजह से हम लोग शिकार बन जाते हैं। तो अननोन कॉलर से और अननोन मैसेजेस का, अननोन व्हाट्सएप मैसेजेस का रिस्पॉन्ड अननेसेसरी ना करें। तो अगर आपके मोबाइल पर भी किसी वायरल ग्रुप, फ्री गिफ्ट, मेंबरशिप या एपीके डाउनलोड करने का मैसेज आए तो सतर्क हो जाइए। याद रखिए, क्लिक आपकी निजी जानकारी और बैंक खाते दोनों को खतरे में डाल सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा करती रही है। माफिया, गुंडे और दबंगों पर कार्रवाई की तस्वीरें अक्सर सुर्खियां बनती है, लेकिन हरदोई से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर कई असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ एक एसडीएम पर हुए हमले का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर कानून का पालन कराने और सरकारी योजनाओं की निगरानी करने वाला अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार सख्ती का दावा कर रही है।
अपराधियों, माफियाओं और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। लेकिन हरदोई से आई एक घटना कई असहज सवाल खड़े कर रही है। सवाल उस मानसिकता का है जो कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करती है। हरदोई के साहाबाद क्षेत्र के परियल गांव में बाढ़ राहत और सरकारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने की कोशिश उन पर पत्थरों की बारिश बनकर टूट पड़ेगी। निरीक्षण के दौरान अधूरे कार्य, गायब गेट, जाम शटर और भुगतान के बावजूद दिखाई दे रही खामियों पर जब सवाल उठे तो जवाब तथ्यों से नहीं बल्कि आक्रोश और हमले से दिया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी कामकाज में मिली गड़बड़ियों को लेकर पूछताछ के दौरान प्रधान का बेटा आक्रामक हो गया। इस पर एसडीएम ने प्रधान के बेटे उदयवीर को अपने पास बैठा लिया। ये बात उसे नागवार गुजरी और माहौल बिगड़ गया। पहले बहस हुई, फिर भीड़ जुटी और आखिरकार प्रशासनिक टीम पर पथराव शुरू हो गया। एक पत्थर सीधे एसडीएम के सिर पर लगा और वे लहूलुहान हो गए। जिस अधिकारी को सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी, वही अधिकारी अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि परियल की प्रधान शिवरानी है। उनके पति लालाराम राजपूत जिला पंचायत के सदस्य हैं। लालाराम राजपूत पूर्व में बसपा और सपा में रहने के बाद इन दिनों भाजपा में सक्रिय हैं। लालाराम लगातार तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन उनके व उनके परिजनों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। ये घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये शासन व्यवस्था पर हमला है। ये उस व्यवस्था को चुनौती है जो जनता के पैसे से बनने वाले कार्यों का हिसाब मांगती है। और आखिर अगर एक एसडीएम जो जिले के प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह भीड़ के सामने सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा का भरोसा किस आधार पर कायम होगा? सबसे चिंताजनक बात यह है कि आरोप ऐसे लोगों पर लगे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि यह मामला महज मारपीट का नहीं बल्कि कानून के भय और प्रभाव के परीक्षण का विषय बन गया है। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत, पद, पैसा या भीड़ नहीं होती, ताकत कानून होता है। और जब कानून को भीड़ घेरने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। योगी सरकार की पहचान जीरो टॉलरेंस की नीति से जुड़ी रही है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार कह चुके हैं कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जब हरदोई की यह घटना उसी नीति की अग्नि परीक्षा बनकर सामने खड़ी है। प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कि सरकारी अधिकारी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कितनी तेज और कितनी कठोर होती। इस घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या कुछ लोगों के भीतर अब भी यह भ्रम बचा हुआ है कि राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय दबदबा या भीड़ का समर्थन उन्हें कानून से ऊपर खड़ा कर सकता है? अगर ऐसा है तो उस भ्रम को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना अपराधियों पर कार्रवाई। आज दिनांक 8 जून को एसडीएम शाहबाद द्वारा परियल ग्राम जो कि शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है, उसका निरीक्षण किया गया बाढ़ की तैयारियों को लेके। इसी क्रम में वहाँ पे मौके पे जब उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था तो वहाँ पे कथित प्रधान के पुत्र द्वारा एसडीएम शाहबाद के साथ कुछ अभद्रता की गई, जिसके क्रम में एसडीएम शाहबाद ने उनको बैठाया। इसी के विरोध में जो कथित प्रधान के पुत्र हैं उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया जो इनके साथ उग्र हो गए एसडीएम शाहबाद के साथ और छुड़ा के ले गए प्रधान के बेटे को। तत्पश्चात एसडीएम शाहबाद अपना निरीक्षण करके जब निकल रहे थे तो गांव की कुछ महिलाओं ने जो कि उग्र थीं, उन्होंने एसडीएम शाहबाद की गाड़ी पे हमला किया और एक पत्थर से एसडीएम शाहबाद के सर पे चोट भी आई है। एसडीएम शाहबाद प्राथमिक उपचार सीएचसी शाहबाद में पाके अभी उनके कुछ स्टिचेस लगे हैं मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे कप्तान साहब और मैं भी मौजूद हैं। आज जरूरत केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये संदेश देने की भी है कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, अधिकारी पर हमला करना और भीड़ के बल पर कानून को चुनौती देना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राज्य में सुरक्षित समझे जाने वाले अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा। उन्होंने सरकार से अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत और कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। हरदोई की इस घटना में बहा खून सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, ये उस व्यवस्था की चेतावनी है जो बता रही है कि विकास के साथ साथ कानून का सम्मान भी उतना ही जरूरी, क्योंकि जहां कानून का डर खत्म होता है वहां अराजकता जन्म लेती है और जहां अराजकता हावी होती है वहां सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। हरदोई में एसडीएम पर बरसा हर पत्थर सिर्फ एक अधिकारी को घायल नहीं करता बल्कि व्यवस्था के सामने ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर कानून का भय खत्म करने की कोशिश करने वालों से कानून कितनी मजबूती से निपटता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।